हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड 2021 में स्पेशली फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। हम सभी ने मतलब जो हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उसके बाद हम अपने आप को कुछ ही लिमिटेड स्कोप्स में लिमिटेड कर देते हैं। बेसिकली आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी इन द अलाइड साइंस, चाहे फूड टेक्नोलॉजी हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो या फिर कोई और अलाइड कोर्सेज हो, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं जो हम लोग देखते हैं कॉमनली। वो या तो ये होता है कि हम एमएससी करेंगे, हम जेआरएफ का एग्जाम निकालेंगे, आईसीएआर जेआरएफ का एग्जाम निकालेंगे, अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके बाद हम अच्छे कॉलेज से एमएससी करेंगे। देन एसआरएफ का एग्जाम निकालेंगे और हम अच्छे कॉलेज से पीएचडी करेंगे और फिर हम उसके बाद एआरएस का एग्जाम, या पहले तो एमएससी के बाद भी हो जाता था, इस साल से अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन से एआरएस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पीएचडी उसमें मैंडेटरी होने वाली है। तो या तो फिर हम एआरएस करेंगे और हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, या फिर पीएचडी करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये हमारा बेसिक एम होता है। या हमको जब हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हमको यहीं की तरफ लिमिट कर दिया जाता है। तो एक मेजर ऑप्शन हमारे पास ये होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम एमबीए करेंगे इन एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या तो हम आईआईएम से करेंगे या नियाम से करेंगे, मैनेज से करेंगे, या कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद एक अच्छी एमएनसी जॉब मिल जाएगी, चाहे वो सीड कंपनी में हो चाहे फर्टिलाइजर कंपनी में हो, और हमारा काम बन जाएगा। या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, जस्ट आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो डायरेक्ट जॉब हमें मिलती है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, आईबीपीएस एएफओ। एएफओ आईबीपीएस एएफओ में एक तो सबसे अच्छा क्या होता है कि हर साल इसमें रिक्रूटमेंट होती है और बहुत ज्यादा इसमें सीट्स आती हैं, और एक अनअनाउंस्ड टाइप का रिजर्वेशन है। मतलब उसका क्या मतलब है कि जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं या अलाइड साइंस वाले हैं वही इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे एक तो कंपटीशन इसमें काफी कम होता है, कंपटीशन कम होता है, और दूसरा इसकी मेरिट बहुत कम जाती है। अगर आप क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में देखोगे तो इसकी मेरिट कम होती है, और जो टोटल मेरिट भी बनती है वो एग्रीकल्चर प्लस हमारा इंटरव्यू से बनती है, तो इजी रहता है। और बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्शंस होते हैं, और बहुत ज्यादा बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम आईबीपीएस एएफओ की तरफ ही फोकस करते हैं। मैं खुद आईबीपीएस एएफओ रह चुका हूँ, सो आई नो इट वेरी वेल। ओके, सो मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मैंने क्यों फिर जॉब छोड़ी, वो हम कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम और अपने ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, या फिर हम कोई ऐसी डायरेक्ट जॉब करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद किसी भी कंपनी में, या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब। और एक जो ऑप्शन होता है वो होता है स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स। बट अगर आप वो देखोगे ना, वो मैक्सिमम ग्रुप सी वाली रहती हैं, चाहे वो एडीओ हो चाहे डबल ए हो, या फिर कोई और डिफरेंट स्टेट वाइज जो जॉब होती है, तो वो ग्रुप सी या बहुत बहुत अच्छी जॉब नहीं होती है। और रेयरली होता क्या है, हम अपने आप को केवल इतने ही ऑप्शन में लिमिट कर देते हैं, या तो हम एमएससी करते हैं, एमबीए करते हैं, आईबीपीएस एएफओ, या फिर कोई जॉब, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की जॉब। और यहाँ पे क्या होता है, ये सब करने के टाइम पे हम बहुत अच्छी जॉब जो मतलब ग्रेड ए लेवल की जॉब्स हैं वो छोड़ देते हैं। उसमें क्या क्या आती है, एक तो है नाबार्ड। नाबार्ड देखिए, आरबीआई हमको लगता है कि आरबीआई हमसे नहीं निकल पाएगा, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, क्वांट्स रीजनिंग भी अच्छी नहीं है। बट नाबार्ड तो है ना। नाबार्ड में क्योंकि आपको फाइट किससे करना है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट से फाइट करना है, तो वहां पे क्वांट्स रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, जीए और ईएसआई या एआरडी सभी कुछ आप ही के सेम लेवल में होगा। तो नाबार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके बाद सैलरी बहुत अच्छी होती है, आईबीपीएस एएफओ से डबल होती है। एंड मैंने अपने साथ में ही देखा कि हमारे साथ में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईबीपीएस एएफओ में नहीं हुआ बट नाबार्ड में हुआ। तो ऐसे कोई इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका एएफओ नहीं होता तो आप नाबार्ड की नहीं सोच सकते हैं। नाबार्ड बहुत बड़ा एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली हवा हमने बनाया हुआ है, या जिससे हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो एक एक्सक्यूज है। दूसरा, हम स्टेट पीसीएस में ऑल्दो यूपी में भी थोड़ा सा अलग हुआ कि एग्रीकल्चर पीसीएस के लिए अलग से सीट्स बनाई गई। अदरवाइज क्या होता है कि प्रीलिम्स सबके लिए कॉमन होगा, उसके बाद मेंस में एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स वो कोई भी ऑप्ट नहीं करता, या बहुत कम रेशियो है, मतलब वहां पे कोई सोचता ही नहीं है। हम अपने आप को इतने में ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। या फिर कोई एसएससी लेवल में बहुत अच्छी जॉब आती है, तो उसको भी हम नहीं करते कि हमें डर लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा और वहां पे हम compete नहीं कर पाएंगे। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम खुद को रोकते हैं। तो आज मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि नाबार्ड इतना टफ एग्जाम नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट देखे हैं जो बहुत इजीली नाबार्ड
निकाल लेते हैं या फिर निकल जाता है। बहुत ईज़ी कहने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एएफओ से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत आप कर पाएँगे ये श्योर है। मेहनत अगर आपने करने की ठान ली तो आप ज़रूर कर पाएँगे। उसके मेहनत ना करने के पीछे एक तो हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है कि हम ये सब कर लेते हैं ट्रेडिशनल या जो चला आ रहा है। दूसरा क्या होता है, हमें डर लगता है, तीसरा या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने जो बीएससी एग्रीकल्चर किया है या कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू अगर आप डेडिकेटेडली कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो। चाहे आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी करें या चाहे नाबार्ड की तैयारी करें, अगर आपके पास फाइनेंशियल कांस्टेंट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप में ज़ील है देन आप श्योरली आगे बढ़ पाएंगे। देन अब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद नाबार्ड ग्रेड ए क्यों? क्योंकि देखो ऑफिसर क्लास जॉब है, हाई सैलरी है, सैलरी मैंने आपको बताया डबल है आईबीपीएस एएफओ से, अलाउंसेस भी डबल है। मैं आपको सिर्फ पेट्रोल की अगर बात बताऊं तो आईबीपीएस एएफओ बनने के बाद आपको 35 टू 45 लीटर डिपेंडिंग अपॉन बैंक पेट्रोल का अलाउंस मिलता है। वहीं हमको नाबार्ड में 135 पर मंथ अलाउंस मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वर्क प्रेशर कम है, आप सभी को पता होगा, जितने भी आपके साथ वाले एएफओ या आपके सीनियर्स एएफओ हैं तो आपको बताते होंगे कि इतना प्रेशर है, ये है, वो है, या वो क्या लाइफ होती है, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस खुद का। तो उसके कंपैरिजन में वर्क प्रेशर बहुत कम होता है। एक पोस्टिंग की बहुत अच्छी चीज है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग भी होगी तो स्टेट कैपिटल्स में ही होगी। प्लानिंग टाइप का वर्क होता है, जैसे हमको क्या होता है जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं यार अगर ये नीति होती ना फार्मर का बहुत अच्छा भला होता। अगर ये ऐसा होता, जैसे अभी सिंपल एक होता है स्टेबल बर्निंग, तो स्टेबल बर्निंग में ना सब किसानों को एक तरह से दोषी मान लेते हैं कि यार इनकी वजह से प्रदूषण फैल गया, बट सेम टाइम वो उनकी कंडीशन नहीं समझते कि उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या करेगा वो स्टेबल का। धान के स्टेबल को ना तो वो फीड के लिए यूज कर सकता है ना किसी और चीज के लिए यूज कर सकता है, कहीं उठा के ले जाएगा तो उसकी लेबर की कॉस्ट आएगी, वहां उसकी धान की कॉस्ट तो निकली नहीं, वहां उसकी और स्टेबल बर्निंग या स्टेबल को उठाने की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमको लगता है कि यार अगर इनकी जगह मैं होता प्लानिंग में तो मैं ऐसा करता या ऐसा करता, तो वो प्लानिंग में आप पहुंच सकते हैं नाबार्ड के थ्रू। और स्पीडी ग्रोथ होता है करियर का, खैर वो तो आईबीपीएस एएफओ में भी होता है, बट यहाँ पे जब आईबीपीएस एएफओ से डबल सैलरी में है तो आपका आगे भी सारा कुछ डबल होगा। अब यहाँ पे फायदा कैसे, मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जनरल के साथ compete नहीं करना, आपके लिए फिर से स्पेशलाइज पोस्ट है, तो आप इसमें देख सकते हो, ये लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन का शॉर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर मतलब ये स्पेशलाइज्ड होती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। आपने बीएससी या एमएससी एग्रोनॉमी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बीएससी अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तब भी आप एलिजिबल होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 4 सीट्स आपके लिए थी। तो नाबार्ड जैसी जगह में 4 सीट्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जिन्होंने बीटेक ईजी-टेक किया उनके लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिन्होंने फूड एंड डेयरी से किया उनके लिए फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर किया तो लैंड डेवलपमेंट या सॉइल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर आपने एमएससी सॉइल साइंस किया है तो आपके लिए ये अगेन इसमें 3 सीट्स हैं। देन सिमिलरली एनवायरमेंट साइंसेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स एनवायरमेंट साइंसेज से करते हैं बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स रहती हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो अगेन एमबीए भी आपने किया है तब भी आपके पास 2 सीट्स हैं। सिमिलरली एग्रो इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स हैं। ऑल्दो आरबीआई में जैसे डीईपीआर होता है, सिमिलरली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे सेगमेंट हो गए, इतनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टाइप से अगर आप ये देखोगे कि 70 सीट्स अगर लास्ट ईयर जनरल के लिए आई थी तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी नियर अबाउट 20 सीट्स थी या मोर देन 20 सीट्स थी। और बाकी अगर आप जनरल में फाइट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश जीए या डी ये सब बहुत अच्छा कर सकता हूँ, देन आप उसको जनरल में ही फाइट कर सकते हैं, वहां पे और इजी हो जाता है ना आपके लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके लिए वहां पे बेनिफिट है, आपने एग्रीकल्चर 4 साल में पढ़ा है। अब बात आती है कि अब पढ़ना क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, पढ़ना क्या है। पैटर्न आप सभी को मैंने पहले भी डिस्कस किया वीडियोस में, तो आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं और जिसमें 3 सब्जेक्ट जो इंग्लिश एआरडी जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और ईएसआई इसमें 40-40 क्वेश्चन होते हैं, बाकी में 20 क्वेश्चन होते हैं। पेपर का लेवल बिल्कुल जितना, अगर आप आईबीपीएस एएफओ से इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा, बस थोड़ी सी आपकी मेरिट हाई हो सकती है। बट अगेन अगर आप स्पेशलाइज पोस्ट में हैं देन उसके बाद आपका उसमें जो कट ऑफ होती है वो सिमिलर होती है, कंपेरेटिव होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई होगी। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो इजीली आप कर सकते हैं। आप जब भी ट्राई करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम देखोगे आपका प्री तो हो ही जाएगा, मेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देन अगर हम नाबार्ड
इसके फेज 2 की बात करें तो इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है, जो पेपर 2 होता है उसमें एआरडी एंड ईएसआई। बट अगर आप स्पेशलाइज्ड कोर्स से करेंगे तो आपका रिलेटेड डिसिप्लिन होगा। तो जैसे एग्रोनॉमी में वो एग्रोनॉमी था तो एग्रोनॉमी रहेगा, लैंड डेवलपमेंट में यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट का एग्जाम रहेगा। तो जो सेकंड पेपर होगा 100 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पे अगेन आपके पास बेनिफिट है, केवल आपको 2 ही एग्जाम देने हैं, वन इज इंग्लिश एंड अदर इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, केवल अपने सब्जेक्ट से पढ़ना होता है जो आपने बीएससी या एमएससी में पढ़ा होता है। तो अगेन यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, और क्योंकि मेरिट भी इसी से बनती है, 200 मार्क्स प्लस इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है वो तो केवल कट ऑफ क्लियर करने के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे आपको मेरिट बनती है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश केवल 2 ही चीज है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमने आईबीपीएस एएफओ कर लिया और हमें लगता है कि हम नाबार्ड की तैयारी कर सकते हैं, या हमें आईबीपीएस एएफओ में नहीं रहना, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इससे निकलना है, नाबार्ड की तैयारी आप कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है। एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स का क्या मतलब है? ऑल्दो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 101 सेशन होता है, इंडिविजुअल सेशन होगा आपका फैकल्टी के साथ। आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसको हम एनालाइज करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आपके क्या गैप है, आप कहाँ पे कैसे प्रिपेयर करें। रेगुलरली आपको स्पेशल गाइडेंस दी जाएगी, पर्सनलाइज्ड आपका स्टडी प्लान होगा, और आपकी परफॉर्मेंस को हम इंडिविजुअली मॉनिटर करेंगे सेक्शन वाइज सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स के फीचर्स हैं। ऑल्दो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आईबीपीएस एएफओ में है, या फिर कोई ऐसी ही जॉब कर रहे हैं और नाबार्ड में आना चाहते हैं, और आपको इससे कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस में ये टॉपिक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको हमारे एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एएफओ या फिर बाकी सारी चीजों को आप देखते रहते हैं, तो आपको पता है टॉपिक डिफरेंट नहीं होता। देन आप ये देख सकते हैं कि सिलेबस अगर आपको देखें, ऑल्दो ये फेज 2 के लिए रहता है, बट अगर आप सिलेबस देखोगे तो एग्रोनॉमी का पार्ट है, देन सॉइल साइंस का पार्ट है, देन कुछ इरिगेशन का पार्ट है, फार्मिंग, पावर इंजीनियरिंग है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में ना पढ़ा हो, तो सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जो आप कवर कर चुके हैं। तो फिर इतना हेजिटेशन क्यों? क्यों हम नाबार्ड के लिए ऐसे रहें कि नहीं 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 हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कौन करेगा। तो हम क्यों अपने आप को केवल आईबीपीएस एएफओ या फिर एडीओ या डबल एओ वाली जॉब तक लिमिटेड रखें, हम भी नाबार्ड या फिर उसके लिए प्रिपेयर करें। देन रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया और ये सारी चीजें, ऑल्दो ये भी हम बीएससी एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं जो हमारी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स होते थे उन सब में पढ़ते थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब हम लोगों ने अपने बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में, आई थिंक आप सभी के कॉलेज में भी होगा, हमारे कॉलेज में भी होता था रूरल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ साइकोलॉजी का कोर्स भी होता था। तो उसमें हम लोगों ने ये सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, और वो बेसिकली एग्रीकल्चर लिंक्ड होता है, तो आप लोगों के लिए समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर अगर हम डायनामिक एग्री टॉपिक की बात करें, कि जैसे कंसेप्चुअल तो आपको पता है कि जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा था, जो डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं जो करंट सिनेरियो में चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए पीआईबी बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर आप ये मिनिस्ट्रीज के अपडेट्स देखते हैं तो वो आपको काफी हेल्प करते हैं। सिमिलरली कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ये मैगजीन आती है, इसमें सारी ही चीजें कवर होता है। सिमिलरली योजना मैगजीन भी, प्रोडक्शन डेटा एस्टिमेट, एमएसपी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आईसीआर केवी के अपडेट्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरियस रिपोर्ट्स। तो जब आप ये आईबीपीएस एएफओ के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो फिर क्यों रिस्ट्रिक्ट करें नाबार्ड के लिए? तो नाबार्ड के लिए भी आप जरूर पढ़ें, जरूर अपीयर करें। अगर आप अब जब भी पेपर आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो आप ये जरूर ठान के जाएं कि आपने नाबार्ड का पेपर भरना है और उसको देख के आना है। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि पेपर कैसा होता है, देन सेकंड टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जरूर कर पाएंगे। अगर आपको प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, आपको आप बिल्कुल मान के चलते हैं कि मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए होगी। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, मैंने आपको एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स में भी बताया। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी ही क्वेरीज के आंसर करूंगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से आगे नहीं हो पा रही, मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ या मुझे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप लोग हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे एग्रीबी चैनल को, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।